नमस्कार। श्री आनंद मूर्ति जी विजन फेसबुक पेज के दर्शकों को धर्मेंद्र आनंद का नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिफाली पांड्या जी। उनको मेरा नमस्कार। शिफाली जी को हमारा नमस्कार। जिन्होंने एजुकेशन और मैनेजमेंट में पीएचडी किया हुआ है और इनका जो है 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर और 9 वर्षों तक इनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव रहा है। अपने रिसर्च पेपर की प्रस्तुति को लेकर इन्होंने 9 देशों का दौरा किया है। डॉक्टर शिफाली जी को गेस्ट स्पीकर के रूप में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, थाईलैंड और नेपाल में सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में शिफाली जी मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं और आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य दीप चेतनानंद जो निरंतर आनंद मार्ग के दर्शन का प्रचार प्रसार प्रबुद्ध वर्ग में कर रहे हैं और जिनके संपर्क में आने के बाद डॉक्टर शिफाली जी ने आनंद मार्ग के पुस्तकों का अध्ययन किया। शिक्षा जगत में इन्हें तजुर्बा और सम्मान दोनों ही प्राप्त है। इन्होंने श्री श्री आनंद मूर्ति जी की किताबों का गहन अध्ययन भी किया है। इनके तजुर्बा और अध्ययन के आधार पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा में नैतिकता का महत्व, अभिभावक की भूमिका और शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास और शिक्षक की अहम भूमिका, इन सभी चीजों पर अपना मैं चाहता हूं आप अपना ये विचार व्यक्त करें और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे ही बने रहें। शिफाली जी नमस्कार, आप चालू कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको और श्री दिव्य चेतनानंद जी को आभार देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आपसे सबसे मिलने का ऑनलाइन मिलने का मौका दिया और आपसे बात करने का मौका दिया। आज हम श्री प्रभात रंजन सरकार या श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो आनंद मार्ग के फाउंडर थे, उनके कुछ शिक्षा के संदर्भ में कुछ उनके विचार है, वो विचार के बारे में बोलेंगे। उन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में शिक्षा के संदर्भ में बात कही है। उन्होंने पेरेंट्स के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, शिक्षकों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जो दूसरे साहित्यकार है वो सिनेमा, ये सबके बारे में उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसमें पहला जो है वो पेरेंट्स के बारे में उन्होंने बोला है। कभी कभी पेरेंट्स से दैट टीचर्स डोंट टीच एनीथिंग वर्थवाइल नाउअडेज। अब ये इसके बारे में ज्यादा कहने से पहले मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो उनके थॉट्स है शायद 50 साल पुराने हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें आज भी रेलेवेंट है। जैसे पेरेंट्स वो आज भी कहते हैं कि टीचर्स कुछ ज्यादा पढ़ाते नहीं है आजकल, तो वो 50 साल पहले भी यही बात थी। बट श्री श्री आनंद मूर्ति जी को लगा कि दैट इज नॉट द केस। उनको कभी कभी ये लगा कि पेरेंट्स भी कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक के एक्सक्यूज देते हैं, बहाने देते हैं। और उस वक्त उसके साथ साथ उनको ये भी लगता है कि ज्यादातर शिक्षक जो अपने मेंटल आउटलुक है, अपने पर्सपेक्टिव है, अपने एक्शंस है, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उनको कभी कभी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज्यादा उनको अवेयरनेस नहीं होती है। सो he feels that both are equally responsible, the teachers as well as the parents. And he also feels that teachers do not devote even a small time and energy for building the society that they spend making money on by any means. And as by writing, students and parents prefer to buy guides rather than parents spending a little bit of time with their wards, with their children. So he feels that both students and teachers are equally responsible for this.
He also goes on to say that educated, uneducated, or semi-educated parents, they abuse their children. They don't use soft words with them. They sometimes also beat them around. At the same time, he felt that teachers also behave in the same manner. And in fact, teachers have to study educational psychology in their B.Ed or D.Ed. They read a lot of books. They are at least expected to read a lot of books. In spite of all this, they sometimes deliberately hurt children, sentiments of children, with offensive remarks. Sometimes students do have bad habits, but these bad habits cannot be removed by beating them or using harsh language. There are many teachers who hurt students, ridiculing them about their caste, about their religion, about their father's occupation, about their looks. Sometimes they also say, ask children to some children to sit separately, especially in rural areas. It doesn't happen much in urban areas, but it does happen even today in rural areas. He feels, Sri Anand Murthy ji felt that this kind of behavior is nothing more than torture. Teachers beat students, they do some physical torture, go out, murga bano, vagare vagare. So that is a form of physical torture. So even today, some teachers do this kind of behavior, show this kind of behavior. We compel students, teachers compel students to learn, with the result that if a teacher remains absent on a particular day, students are very happy. I have seen students even screaming in the class when they realize that teacher is absent. It is because of this kind of bad language or beating up or abusing students in the class. The learning that takes place through this kind of compulsion is also not permanent. And we have often seen that a student gets a degree, he gets good marks or good percentage in the degree, but as soon as he leaves that study program or course, he forgets everything. It is because what they have learned is not due to their interest that has been created in the subject, but to a lot extent, it is because of this kind of behavior by the teachers. Teachers, it needs to be studied whether teachers genuinely awaken a thirst for knowledge in their students or not. Some say that education system is a profit-making system. It's a business. So what can we do? This is nothing but running away from one's responsibility. Even if it is a profit-making system, it does not mean that we cannot impart knowledge. Even in a profit-making institution, we do provide knowledge to students. We do provide education to students. And there is still a scope for acquiring knowledge by students in this kind of profit-making system. Even a profit-making system is not devoid of all the seeds of welfare. And you cannot, as a teacher, dismiss things by saying that there are so many children in the class. So how can I pay attention to the class? Even that is not proper, according to Sri Anand Murthy ji. So on the profit-making, whether it is a profit-making institution or whether there is a huge class, we cannot avoid our responsibility. We have to fulfill our responsibility as teachers. Why am I saying our? Because I am myself a teacher. Therefore, I'm using the word our responsibility. And I fully agree with his thoughts on these aspects. It is utterly a teacher's responsibility to impart knowledge to students, as well as to teach students self-control, to teach them restraint in social life.
and also to teach them how to behave in collective endeavors. But the fact is that in most of such cases, it is the parents who have to take most of such responsibilities for moral and spiritual education of the children. It is the parents who have to teach their children to be virtuous citizens, to be moral. If possible, such children should be removed from unwholesome environment of their parents if the parents are not able to teach these things to their children. So Sri Anand Murthy ji also gives a lot of emphasis to parents' role in imparting moral behavior, moral values in their wards. He now talks about the role of teachers. When we talk about responsibility of parents, we also need to talk about responsibility of teachers. That is very important. First of all, according to him, the selection of teachers is extremely important. If we go wrong in selecting the right kind of teachers, we cannot expect that teachers to develop moral values in students, to develop their whole personality, their body and mind, to develop their intellect, to develop their aesthetic sense. These cannot be taught if the selection of teacher goes wrong. And he further says that a highly qualified teacher need not be always a good teacher. So that piece of paper called certification to be a teacher, a B.Ed graduate or a D.Ed graduate, does not necessarily make you a good teacher. A good teacher should have various qualities in himself, such as integrity, I would say intellectual honesty also, strength of character, desire to do some kind of social service, unselfishness, righteousness, leadership qualities, and an inspiring personality. These are some of the very important qualities in a teacher, but when we look at the real situation today, these are not taken into account at the time of appointment of teachers, and therefore it is the selection of teachers where we perhaps go wrong. We have been going wrong and we are going wrong even currently. He calls teachers Samaj Gurus. And therefore he says if a teacher is a Samaj Guru, we cannot accept anyone to be a teacher. He gives very immense importance to the role of a teacher and also to professional standards of teachers. So this is what he has to say about role of teachers. He further goes on to say that in ancient Indias, there were gurus, ashrams, and it was the king, the Raja जो वहां का था, वो टीचर्स को उनकी सब जरूरतें पूरी करता था, उस एरिया का राजा. इसलिए टीचर्स का पेट भरा हुआ था और इसकी वजह से वो अपना काम ठीक से कर रहे. धीरे धीरे उनका ये जो आश्रम व्यवस्था थी वो खत्म हो गई. अभी आज के समय में कोई भी आश्रम नहीं है और राजा भी नहीं है, इसलिए यह आश्रम को उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स थी वो पूरा करने वाला नहीं है कोई. परहैप्स ये कारण की वजह से आज इतना एजुकेशन सिस्टम में कमर्शियलाइजेशन है. बोलना आसान है कि शिक्षक आदर्श होना चाहिए, लेकिन शिक्षक को भी अपना पेट होता है और जब तक उनकी ये पेट में आग जलती रहती है तब तक कितना भी हम बोल ले कि उनकी वैल्यूज, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनकी दूसरी वैल्यूज, उनका काम वगैरह, तो वो हो नहीं पाता है. उनका आनंद मूर्ति जी का भी यही कहना था कि
You cannot ignore the fact that teachers' high-sounding platitudes cannot remove the pangs of hunger. I think हिंदी में भी एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, तो ये भी आनंद मूर्ति जी का भी यही कहना था. So, if a person is hungry, he cannot think about teaching students. He will constantly be thinking about his hunger. So, if you keep a teacher in poverty, he will keep on giving private tuitions, and his entire time will be spent in such 5, 6, 10 private tuitions. When he wrote about this 50 years back, perhaps group tuitions were not there. आज के जमाने में हमारे एटलीस्ट मुंबई जैसे शहर में तो बहुत ग्रुप ट्यूशंस होते हैं, एक साथ 20-20 को पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि गुजारा करना मुश्किल होता है. सिर्फ वही कारण नहीं है, लेकिन वो एक कारण है. और जब वो इतना सारा ट्यूशंस देता है तो वो थक जाते हैं शिक्षक, और अपनी स्कूल में फिर बच्चों को पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? The teacher cannot be blamed for this, according to Shri Anand Murthy ji. बहुत सारी कंट्रीज विश्व में ऐसे है कि जहां मीट खाना, कुत्ते को खिलाने के लिए जो खाना होता है उसका पर किया हुआ खर्च टीचर के खर्च सैलरी से ज्यादा होता है. अपने देश में भी है. अपने देश में आज की तारीख में ऐसे कॉलेज के टीचर्स हैं जिनको सिर्फ 8,000 रुपया मिलता है, और अमेरिका के कुत्ते भी इससे ज्यादा खर्च करते होंगे. तो ये जो 50 साल पहले बोला है वो आज की तारीख में, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि उनके 50 साल पहले लिखे हुए थॉट्स आज भी बहुत रेलेवेंट है. तो उन्हें टीचर्स की पोजीशन, उनके दोनों बाजू, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी झटकते थे वो भी उन्होंने अच्छा उनका विश्लेषण किया है, और टीचर्स की जो परिस्थितियां हैं, उनकी समस्या है, उनका भी अच्छा विश्लेषण किया है. जब टीचर्स की सैलरी इतनी पुअर है तो इस तरह की समाज के प्रति कॉन्शियसनेस हम टीचर्स से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? उनका यह कहना था कि जो पब्लिक सर्वेंट्स, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव है, उनके इक्विवेलेंट टीचर्स का भी पगार होना चाहिए. आज की तारीख में गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एंड प्राइवेट एडेड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, टीचर्स का पगार उतना है. लेकिन ये जो एडेड स्कूल्स और कॉलेजेस है, या स्टेट रन कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, और 90% ऑफ द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर सेल्फ फाइनेंस्ड. इसलिए आज की तारीख में भी हम ये नहीं कह सकते कि टीचर्स का पगार अच्छा है. यहाँ 10% स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अच्छा है, 90% में नहीं. We cannot forget that the sages of the past used to receive temple endowments, gifts of land and regular fees from the kings, जैसा मैंने अर्लियर भी पहले भी बताया. वो आज के जमाने में नहीं है. और उस जमाने में शिक्षकों को घर घर जाके अपना पेट भरना नहीं पड़ता था. उनका फैमिलीज के लिए भी उनके पास मिल जाता था, उनका फैमिलीज को संभालने के लिए, क्योंकि उस जमाने का राजा या उस जमाने का गवर्नमेंट ये सब देख रहे थे. और वो आश्रम व्यवस्था ऐसी थी कि आश्रम में रहने वाले बच्चों को भी इसी में से खाना, उनका गुजारा भी इसी पैसे में से होता था जो राजा देता था. लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता है. और इसीलिए उस जमाने में गुरु की बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट रहता था, जो आज के जमाने में नहीं है. साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ सैलरी बढ़ाने से, शिक्षक की सैलरी बढ़ाने से ऑटोमेटिकली ये शिक्षक आइडियल मेन और विमेन तैयार नहीं करेंगे. क्योंकि आज ज्यादातर, दुनिया के ज्यादातर देशों में जो एजुकेशनल पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, वो शिक्षक नहीं बनाते, वो गवर्नमेंट बनाती है. अपने देश में भी गवर्नमेंट बनाती है, सिर्फ आज नहीं, पहले से.
1968 की पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बनाई थी, 86 की भी गवर्नमेंट ने बनाई थी, और 2020 की सॉरी 2020 की सैलरी भी पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बनाई। ज्यादातर देशों में एजुकेशनल पॉलिसी या शिक्षा की जो नीति है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसमें शिक्षकों का कोई हाथ नहीं होता। उनका ये कहना था कि ये जो नीति बनाते हैं उनमें क्लासरूम के टीचिंग का ज्यादा अनुभव नहीं होता। आज की तारीख में वो पॉलिसी में ज्यादातर एजुकेशनिस्ट होते हैं, लेकिन वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। एक्चुअल टीचिंग उन्होंने 20 साल पहले ही छोड़ दिया होता है, इसलिए यू कैन नॉट कॉल देम इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट दैट दे आर टीचर्स। वो 20-25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, एक पोस्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी। So we cannot say even today that teachers are involved in educational policy. तो ये उनके कहने के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी सिस्टम की। उनका कहना ये है कि सिर्फ ओनली टीचर्स हैव द राइट टू मेक एजुकेशनल पॉलिसीज। They are not teaching machines. According to him, teachers are not merely teaching machines. Government can submit their political or social needs to the teachers, but टीचर्स के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो उनको सबमिट किया है वो एक्सेप्ट करे या उसे रिजेक्ट करे। उनका ये भी मानना था कि इफ टीचर्स सपोर्ट एनी स्पेसिफिक स्टेट पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी or for the good of the society as a whole, then they will have to actively implement the policy, because the state will then have legitimate right to their services. आपको एक लगता है अगर कि ये जो आपने कुछ पॉलिसी बनाई है या स्टेट ने कुछ पॉलिसी बनाई है और आप उसको बिलीव करते हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रहेगी एज अ टीचर। He felt that in our kind of modern world, especially in a democratic society like ours, India, there is a lot of political factionalism. और बहुत फैक्शनलिज्म है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है। उसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कोई भी पार्टी, स्पेशली ही इज टॉकिंग अबाउट द रूलिंग पार्टी, वो एडोलेसेंट बच्चों के माइंड पर इफेक्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। ये सोचिए आप कि ये 50 साल पहले जो हो रहा था आज भी हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे सोशल सिस्टम में। उनका कहना ये था कि टीचर्स का ये काम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर ना जाए, पार्टी से फायदा मिलता है तो भी ना जाए, और न्यूट्रल रह के बच्चों को सिखाए, और जो हाई मॉरल वैल्यूज है, हाई आदर्श है जो, वो बच्चों को सिखाए। ये उनका कहना था। He also felt that जो टीचर नहीं है, जो शिक्षक नहीं है, उनको कोई भी एजुकेशनल मैटर में इंटरफियर करना नहीं चाहिए। स्कूल के अंदर जो चल रहा है उस पर सिर्फ शिक्षक का अधिकार है, बाहर वाले किसी का भी अधिकार नहीं है। ऐसा उनका बहुत स्ट्रांग उनकी बिलीफ थी। नाउ we did till now talked about educational policies, but that's not the only thing. In many countries, we see that in the school administration, that people are often given important posts as administrators only because of their wealth, while they themselves are not up to the mark. They lack merit. So आज की तारीख में भी ये इतना ही सही है हमारे कंट्री में भी, और पहले भी था। उन्होंने 50 साल पहले लिखा था तब भी था कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको पोस्ट मिलती है, हाई पोस्ट, वो हमेशा मेरिट वाले होते ही है, ये हम नहीं कह सकते। और ये ऐसे लोग, उनका एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है?
उनका एक मात्र क्वालिफिकेशन ऐसा है कि उनके पास जो पैसा है वो उनका क्वालिफिकेशन। ऐसे जो धनवान स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो एजुकेटेड टीचर्स को पर दया खाते हैं, उनको कुछ नहीं समझते और उनको प्रेशराइज भी करते हैं। अपने जो ब्रेनलेस आइडियाज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स को प्रेशराइज करते हैं। ये इसके लिए भी प्रेशराइज करते हैं कि बच्चों को एग्जाम में पास कर दो। दे इंटरफियर इन एजुकेशनल मैटर्स। When their own children are taken to task, they get very angry with teachers. This kind of a situation is not desirable. ये ठीक नहीं है. And it discourages teachers to perform their duties properly. तो ये जो unnecessary interference from educational administrators है, जो सिर्फ पैसों की वजह से ये पोजीशन एंजॉय करते हैं, वो भी एक कारण है जिसके कारण हमारा टीचर्स डीमोटिवेट हो जाता है सिखाने के लिए। और जो पुअर टीचर्स होते हैं, फाइनेंशियली पुअर, उनको सिर्फ अपनी टर्म पूरी करनी होती है। आज का दिन खत्म हुआ और जो बोला वो करने का, दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हो जाती है। देयरफॉर उनमें जो इनर स्ट्रेंथ होती है बच्चों के विकास के लिए, वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। एंड दे आर नॉट एबल टू हैव एन वॉचफुल आई ऑन स्टूडेंट्स। ये हो गया टीचर्स के बारे में। अब हम कुछ पेरेंट्स बच्चों के बारे में भी देखेंगे। लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स concerning students. Students have their own problems, and very often the elders do not know or do not understand also. And that by elders I meant both students, teachers as well as parents. बहुत बार हम जब हार्श वर्ड और मारपीट करके बच्चों को सिखाते हैं, तो वी आर प्रेशराइजिंग द स्टूडेंट्स, वी आर इंटिमिडेटिंग देम, दे गेट स्केर्ड। और जैसे मैंने पहले बताया था, तो एकदम डर जाते हैं बच्चे, और बच्चे डरने की वजह से उनका जो फियर है उसकी वजह से उस वक्त तो सीख लेते, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। जो भी सिखा है उनको भूल जाते हैं। एग्जाम में तो वो मार्क्स लेके आएंगे शायद, लेकिन बाद में वो जो लर्निंग है वो परमानेंट नहीं रहता है, वो टेम्पररी होता है। तो उनका ये कहना है कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में ये जो भय है उसकी एजुकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट होती है। मोस्ट एजुकेटेड पीपल लूज द एबिलिटीज दे एक्वायर्ड through education after they complete school or college or university and when they enter their field of work. He felt that most of their time, ability and labor had been wasted meaninglessly. He is talking about students. सिस्टम ऐसी है कि बच्चों का टाइम, पैसा और मेहनत सब बेकार जाती है इस तरह की एजुकेशन सिस्टम में। So he felt that education should be imparted without pressurizing students or without intimidating them. You as a teacher need to awaken a thirst for knowledge. ज्ञान पिपासा होनी चाहिए बच्चों में, so that जब when they receive this kind of education, that kind of education is worthwhile and they develop the body, the mind and the spirit, all round development of the student. उनका ये भी कहना है कि बच्चों के लिए खेलना वो एक बहुत नेचुरल चीज है, इसलिए उन्होंने ये जो प्ले वे मेथड है उसको बहुत एम्फसिस किया है, और बच्चों को फैंटेसीज और स्टोरीज में बहुत पसंद है। इसलिए उनका ये कहना है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे विषय उनको प्ले वे या स्टोरीज के माध्यम से सिखाना चाहिए, तब वो बहुत अच्छे से सीखेंगे, ऐसा उनका मानना है।
उनका ये भी मानना है कि सिर्फ आइडियलिज्म बच्चों को सिखाने से वो सफिशिएंट नहीं है, उनको हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। आइडियल क्या है वो मॉरल हो गया, मॉरल वैल्यूज हो गई, और रियल क्या है उनका भी उनको बरोबर पता होना चाहिए। आई फेल्ट दैट हिज एंटायर फिलॉसफी is a blend of three schools of philosophy. One is important is humanism, second is idealism, and third is realism. His entire philosophy, this is how I have analyzed his writings on education. He is talking, his thoughts are a blend of humanism, realism, and idealism. I strongly felt that. He also felt that teachers should keep in mind that all children of different ages, all children are similar. If teachers distance themselves from their students or try to maintain a forced seriousness, gravity, then they will not be able to establish sweet, cordial relations with their students. It is necessary that there is a free and frank exchange of communication with students, between students and teachers. So he also talks about how a teacher should conduct himself or herself. And he felt that these kind of cordial relations will be very important for a child's progress and advancement. Now he is also talking about the system of education. He has spoken about parents, he has spoken about teachers, then he spoke about students. Now he is talking about education system. He felt that many countries talk about only my country, my products, my country's products are good. This is the ideology of many countries. My country is the best, but that doesn't happen according to him. He also felt that we cannot always say that everything is there in Veda. And of course, I do believe in Veda because it is my religion too. And I respect my religion a lot. But we cannot say that everything is there in Veda. Knowledge expands very fast, extremely fast. And when knowledge expands very fast, new knowledge also generates very fast. So not all knowledge today that we have was there in Veda, all four Veda. And that is what he has been saying. You cannot say that everything is in the Vedas. The social system that the great prophet so-and-so commanded us to follow cannot be even slightly changed because it is based on the words of God. Yes, what is written there is based on the word of God, but that is not the only truth. That is what he is trying to say. He also goes on to say that by studying our own Ramayana and Mahabharata, we cannot say that entire world learned how to fly an aeroplane from Ramayana and Mahabharata. So that is what he is saying. Of course, we are proud of our legacy, but that's not the only thing in life. There are many other countries who have also devised their own knowledge, which we have used, and the entire humanity has progressed. He also denounced chauvinistic nationalism. You may want to preserve the national character, but then you cannot segregate students from the world. He also gave a lot of importance to English language. Because today, if we want to communicate with the entire world, English has become an international language. It is no longer the language of England. So he also emphasized the English as language and also its importance to learn. He's not against mother tongue, but along with mother tongue, he has also emphasized English. So that is very important. He says that English has become a universal or world language, a Vishwa Bhasha. That is what he says, and that is very important today. Okay. He also talks about some ideals of teachers. For instance, he says
The psychological atmosphere, I'm reading out his word now. The psychological atmosphere within which knowledge is imparted to students. It is not unusual to see teachers who try to somehow extract correct answer from their students without having either awakened in them the desire for knowledge or taught them how to acquire the necessary knowledge. जो रट्टा मार के सीखते हैं, learning by heart, he says we teachers are doing it, but that is not the proper way to teach. He also says that a few teachers, if they misbehave, the entire teaching community is blamed for it, and people laugh at it. I fully agree with him. Recently, somebody wrote on Facebook, teachers should be paid only 500 rupees as salary. This is a result of a few teacher misbehaving, and the entire teaching community gets blamed for it. So I repeat, his thoughts are very much relevant today. He also felt that as teachers and professors, there are teachers and professors who actively take part in politics today. They often abuse their personal influence and try to influence students, use their personal power on students, young students, to get their political benefits. He feels that we should not, as teachers, indulge in any kind of political ideology. We may have political ideology, but that should not be reflected in our work. He also felt that because of such use of political ideology by teachers in the classroom, students learn indiscipline when they become extremely obsessed with politics. So we, as teachers, we have to be aware how our behavior influences students. So that is very important. He also felt that today's adults have not developed a scientific method of training children's mind, young children's mind. So that also is an important aspect which he felt that was very important. He also spoke about example of parental behavior which students learn. He felt that if we as parents are doing something wrong, telling lies to students when we do, telling lies to children at home, if we want to go out somewhere where we cannot take children, we sometimes tell lies to children. Children very soon understand, and they also start talking lies. So it is our example that is set before the children when they learn something, good behavior or bad behavior, both. And that is what he says, that parents should not deceive their children, because that affects children's behavior and that affects their moral development. He also gave a lot of importance to sahityakars, who can affect children. He felt that the language that they use should be simple so that children understand and enjoy that language. He denounced cheap detective novels, adventure stories, and nationalistic or communalistic stories. They may attract young children, but gradually they deprive them of sound judgment. Similarly, he felt that movies attract young minds, but such movies, if we want we want the movies to have a strong impact on children's students' values, moral and ethical values, and other values also, then such movies should not be made by private business players or governments, because if it is government, then it will reflect their political ideology, and if it is a private entrepreneur who makes a film, it will be profit making, which is most important for them. So he felt that such movies should not be made by these people, but should be made by people who are genuinely interested in the society, in social welfare. Similarly, he gave importance to radio. Those days radio was there, TV was not there. Today, apart from TV, we have internet, we have computers. So what he said about radio is equivalent, is equally true for
other media of communication today, including TV or social media or computers, where he said that radio broadcasters can very easily delight the ears and minds of children with attractive and educational stories, keeping in mind child psychologies. He also felt that very often we hold commemoration ceremonies where people, in quotes, big people come and talk about the great person who has contributed to the society and say that we need to follow them, we need to implement them. But beyond that, they do not themselves do anything. But people call them because that's prestigious. So he felt that we need to have such commemoration ceremonies with a proper frame of mind and with a specific objective of mind. And all those who come and talk do not necessarily make a significant contribution to the society as far as education is concerned. I think my time is up. I have exceeded the time by 2 minutes. I think I will stop here. Thank you so much. अब आपको कुछ पूछना है? नमस्कार। Like to ask some question? नमस्कार। मुझे ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा और मैंने देखा कि आपने अभिभावक को लेकर और बच्चों को लेकर जो आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हमारे दर्शकों को बताया, जैसे आपने बताया कि बच्चों को जो है भय दिखाकर नहीं पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे वो भूल जाते हैं। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी रटाया जाता है वो जो है उसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से और प्लेइंग के माध्यम से ये होना चाहिए, जो बच्चों पर एक्सेसिव बोझ बना हुआ है। तीसरी चीज आपने बताया कि ये जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का 3 चीजों पर, ह्यूमनिज्म एंड एडलिज्म एंड रियलिज्म पे बेस्ड होना चाहिए, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और कुछ चीज मुझे काफी अच्छा लगा कि घर में जो अभिभावक हैं हमारे, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे वो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और वे बच्चे मजबूर हो जाते हैं और वो अपने माँ बाप से ही ये लेसन लेते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है, आपने इसको टच किया है। प्लस मुझे ये और एक चीज अच्छा लगा कि बच्चों को डरा कर नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो बच्चे भूल जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर हो चुका है। आज की जो माँ बाप आज काफी व्यस्त हो चुके हैं सामाजिक दौर पर और वे बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों को वो डराते हैं कि ये आपको पढ़ना है, ये नंबर लाना है। तो ये बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पढ़ने को लेकर, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। और आपने खेल कूद पे भी फोकस किया है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मास्टर और बच्चों के बीच में, जो टीचर और बच्चों के बीच में एक फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि जो टीचर हैं वो पढ़ाने के दौरान एक व्यवसाय कर रहे हैं, है ना। ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल हमारे दर्शक लोग आपसे लाभान्वित ले सके और मैं चाहूंगा कि फिर आप इस प्रोग्राम में आए और सारे दर्शकों को आपसे लाभ प्राप्त हो। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू सो मच।